अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेरी बुक में नेट प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट, ये वाला टॉपिक है MA2 सेक्शन 6 के अंदर। राइट, सो ये है सेक्शन 6 है MA2 का। तो उसके अंदर पहला वाला जो चैप्टर है कैश एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें हम कर रहे हैं अभी नेट कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट, ये वाला टॉपिक। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखो, जो नेट कैश फ्लो है वो वैसे इन कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, प्रॉफिट इन कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू लेस एक्सपेंस। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू लेस एक्सपेंस। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस और प्रॉफिट, ये तीनों टर्म्स क्या हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग की टर्म्स हैं। इसी तरह जो नेट कैश फ्लो है तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, जैसे एक्रूअल अकाउंटिंग में होता है रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट, बिल्कुल इसी तरह कैश अकाउंटिंग में होता है नेट कैश फ्लो और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो टर्म्स का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली फिगर्स भी डिफरेंट होती हैं। सारे प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो रेयरली इक्वल होते हैं, कभी भी आपके ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हमेशा कोई ना कोई फ़र्क होता है प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो में। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप कहो कि ऑलमोस्ट अराउंड इक्वल होते हैं, लेकिन जो है हर एक किसी स्पेसिफिक पीरियड को उठा के देखो तो मोस्टली आपके पास प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है तो वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे जो इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी के लिए, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मोस्ट इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन फॉर एनी कंपनी। तो कितना अच्छा होता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को यूज़ करके आप नेट कैश फ्लो कैलकुलेट कर पाते। वैसे ये चीज़ नोट करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी नेट कैश फ्लो दिया हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो उधर से आप जो है उसका नेट कैश फ्लो फाइंड कर सकते हो। मतलब उसके अंदर पूरा बताया होता है कि कैश फ्लो कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास नेट कैश फ्लो आपके पास अवेलेबल है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑलरेडी होता है इसी तरह, लेकिन जो आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इनको यूज़ करके हम जो है नेट कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो कैलकुलेशन शॉर्टकट तरीका मतलब है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाओगे, वो तो एक बहुत ही लंबा तरीका है, आपको सारे इनफ्लोज देखने पड़ेंगे, सारे आउटफ्लोज देखने पड़ेंगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपको नेट कैश फ्लो किसी भी कंपनी का पता चल जाता है यूजिंग एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डाटा। ठीक है, तो ज़ाहिर है आपके पास पूरी स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी पड़ रही, आपको आपको अपना एक्चुअल डाटा आपको कंपनी का नहीं देखना पड़ रहा। डाटा सेट के अंदर जाके आपको आइडेंटिफाई नहीं करने पड़ रहा है कैश इनफ्लोज कितने हुए, कैश आउटफ्लोज कितने हुए। सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना ज़ाहिर एक बड़ा लेंथी काम होता है। तो आप उस सब हर्डल को आप छोड़ के आपने सिर्फ अगर नेट कैश फ्लो चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए पूरे साल का, तो आप वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा? तो आप स्टार्ट करते हो नेट प्रॉफिट से। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे अपीयर हो रहा होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, SOPL में। तो नेट प्रॉफिट से आप स्टार्ट करते हो और फिर उसके बाद आप कर लेते हो ऐड इसमें नन कैश एक्सपेंसेस। नन कैश एक्सपेंसेस आप ऐड कर लेते हो। तो नन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, एमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एमोर्टाइजेशन के नाम से कोई भी चीज़ तो आपने ऐड बैक कर देनी है बस वो। ठीक है, तो क्योंकि डेप्रीसिएशन कोई कैश फ्लो नहीं है, तो लेकिन नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ज़ाहिर है वो आपका लेस हुआ होता है डेप्रीसिएशन, तो हम उसे ऐड बैक कर होते हैं क्योंकि उसने कैश फ्लो को कोई इम्पैक्ट नहीं किया इसलिए। फिर एमोर्टाइजेशन को आप ऐड कर लेते हो। और क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है? एक्रूड एक्सपेंस। तो एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? वो वाला एक्सपेंस होता है जो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन आपने पे नहीं किया। ठीक है, तो उसका मतलब है कि कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, आपने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह, लेकिन आपने उसको पे नहीं किया। तो वो क्या है? एक्रूड एक्सपेंस है। तो ऑब्वियसली वो आपका नन कैश एक्सपेंस है, तो उसे आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे नेट प्रॉफिट में।
फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल आपका होता है इन्वेस्टमेंट इन योर ट्रेडिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट इन योर करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो लेकिन इससे हम माइनस कर लेते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का। तो अगर आपका वर्किंग कैपिटल अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आपको किस चीज़ के लिए पड़ रही होती है, मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री हो गई, रिसीवेबल हो गए, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है, और फिर जो है आपकी करंट लायबिलिटी आपके वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर रही होती है, मतलब है कि जो पेबल्स हैं तो वो आपके वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर रहे होंगे। तो अब अगर लेट्स से कि आपके $1000 आपके इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, मतलब आपके जो हैं करंट एसेट में ये इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, ये आपके इन्वेस्टेड हैं लेट्स से, और आपके पास पीरियड के आखिर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है सिर्फ $800 पे। इसका क्या मतलब हुआ कि $200 आपके फ्री हो गए, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी टोटल 1000 की, तो आपके पास साल के आखिर में लेट से आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल हो गए डाउन टू $800। तो इसका मतलब है कि $200 आपके कहाँ गए, वो कैश में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसलिए वो फिर हम ऐड कर रहे हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो याद रखें कि जब भी डिक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल तो आपका कैश फ्री अप होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है तो कैश फ्री अप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको नेट प्रॉफिट में आप फिर ऐड कर लेते हो एडिशनल कैश फ्लो की तरह। ठीक है, तो ये बात है। बिल्कुल इसी तरह अगर तो आपका फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका इंक्रीज कर रहा हो वर्किंग कैपिटल, इसका क्या मतलब है कि आपका कैश कन्वर्ट हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, तो इसका मतलब है कि कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन इन्वेंट्री लेवल्स और receivables increase, cash is converted into inventory and hence cash outflow। ठीक है, मतलब है कि अगर आपका इन्वेंट्री लेवल रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है, कैश आपका कन्वर्ट हो रहा है इन्वेंट्री में, तो इसका क्या मतलब है कि आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर इन्वेंट्री या रिसीवेबल आपकी डिक्रीज करते हैं, कैश आपका फ्री अप हो जाएगा, हैंस कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐड कर रहे होते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और लेस कर रहे होते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब आता है, इस सूरत में आता है कि आपके रिसीवेबल या इन्वेंट्री डिक्रीज आ रहा हो। ठीक है, इन्वेंट्री भी अगर आपकी डिक्रीज करिए इसका मतलब कि वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज कर रहा है। या फिर दूसरा केस क्या है कि आपका इंक्रीज इन पेबल्स है। ठीक है, मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपने सप्लायर से अगर आपने ज़्यादा आपने क्रेडिट ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने का ले रहे थे आप 3 महीने का ले लिया, या आपने ज़्यादा अमाउंट का क्रेडिट उससे ऑब्टेन कर लिया, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अब आपको एक तरह से एडिशनल आपके पास इन्वेस्टमेंट मिल गई, एडिशनल आपके पास जो है आपने पेमेंट करनी थी वो पेमेंट आपकी जो है आपने नहीं की, तो इसका मतलब है कि एडिशनल आपके पास जो है एक तरह से वर्किंग कैपिटल आपका फ्री अप हो गया। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज इन पेबल्स भी आपका डिक्रीज करा होता है वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है ना फार्मूला, तो अगर करंट लायबिलिटी आपकी अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब कि वर्किंग कैपिटल ओवरऑल डिक्रीज कर रहा होगा, तो इसलिए। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब होता है, दो सूरत में होता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री और रिसीवेबल, या फिर क्या कब होता है, यहाँ पे एंड लिख लेते हैं जब ओके आ रही। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज इन, या फिर होता है इंक्रीज इन पेबल्स के टाइम पे। ठीक है, इसी तरह इंक्रीज कब होगा वर्किंग कैपिटल में, जब इंक्रीज आ रहा हो इन्वेंट्री और रिसीवेबल, या फिर क्या आ रहा हो डिक्रीज हो रहा हो पेबल में, अपोजिट बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में करना है। सबसे पहले आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है। अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि आपने, इसका मतलब है कि आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि वो लेस होगा। और अगर आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि वो ऐड होगा। तो इसकी इसका मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास क्या आंसर आता है वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट के बाद, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, मतलब आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपका कैश फ्लो है वो आपके पास आएगा। फिर आप उसमें ऐड या लेस करोगे अदर नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ठीक है, उनकी एडजस्टमेंट करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो। ठीक
ठीक है। तो अदर नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कौन से हैं, जैसे कि सेल, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कैश फ्लोज आपने लिखने जो आपके मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, या आप ऐसे याद रख लो कि जो एसओपीएल में अपीयर नहीं होते। ठीक है, जो आपके एसओपीएल में अपीयर नहीं होते वो कौन से कैश फ्लोज हैं, नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया तो ये आपका कैश आउटफ्लो है एक बहुत बड़ा, लेकिन ये आपके एसओपीएल में नहीं अपीयर हो रहा क्योंकि आपने की डबल एंट्री क्या हो रही थी, डेबिट कर रहे थे आप एसेट को, एक्सपेंस को आप नहीं छेड़ रहे थे, एक्सपेंस को तो आप छेड़ रहे थे डेप्रीसिएशन के अमाउंट से। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया नॉन करंट एसेट को तो वो आपका इनफ्लो है। लोन टेकन तो ये सारे आपके प्रॉफिट को नहीं अफेक्ट करता क्योंकि ना ही एक्सपेंस है ना ही क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है, तो ये है क्या, फिर ये आपकी लाइबिलिटी है। तो लेकिन आपके कैश फ्लो को तो अफेक्ट करता है ना, एक मेजर कैश इनफ्लो है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। फिर इसी तरह आपके पास नॉन करंट एसेट परचेज करते हो तो एक कैश आउटफ्लो है, इसी तरह लोन की पेमेंट की तो ये भी कैश आउटफ्लो है। तो ये बस एग्जांपल्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए, तो फिर उसके बाद नेट कैश फ्लो आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अब इसके लिए अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर गैलेक्सी को। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके बाद नेट कैश फ्लो मांग रहा है, तो चलिए इसी टेबल को हम फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम देखते हैं क्वेश्चन में कितना है। तो आपको डेप्रीसिएशन बताई हुई है, इसको हमने डिडक्ट करना है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। फिर सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, ये भी नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। लोन रिपेमेंट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड जो है ना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप यहाँ से रीड कर लेना। अगर आपको ये बात ऑलरेडी नहीं पता तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं कैश फ्लोज की। ठीक है, और फिर जो है उसमें देखो कि इंटरेस्ट और इनकम टैक्स कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग वाली कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इंटरेस्ट को आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब आप प्रॉफिट से अगर आप स्टार्ट ले रहे हो तो नेट प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट लेस करने के बाद आया होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपने फिर से लेस नहीं करना बिल्कुल भी, ना ही उसे ऐड बैक करना है क्योंकि वो कैश आउटफ्लो भी है और एक्सपेंस भी है इसलिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट को तो आपने कुछ भी नहीं करना। फिर नेट प्रॉफिट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे $11,750, $11,750। चलें, फिर उसके बाद है, अब हम निकालते हैं चेंज एंड, बल्कि सॉरी, तब पहले अब नॉन कैश एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में 2000 है डेप्रीसिएशन। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ये मैं बस फॉर्मेटिंग करने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक सेकेंड। हाँ बस अब ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 2000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेप्रीसिएशन। और कोई नॉन कैश एक्सपेंस नज़र आ रहा है, नहीं, और कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है 11,750, फिर नॉन कैश एक्सपेंस 2000 का हमने ऐड कर दिया डेप्रीसिएशन को। और फिर हमने क्या करना है, डिक्रीज इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमने निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये इधर लिखा हुआ है, मैं ऊपर कर देता हूँ, या हाँ अभी हो जाएगा। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये फार्मूला है। तो फिर अब जो है, अब अगर हमने चेंज निकालना हो वर्किंग कैपिटल में तो हम क्या क्या लिखेंगे, चेंज इन करंट एसेट माइनस चेंज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो चेंज मतलब है कि या तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ किया, और अगर नेगेटिव है इसका क्या मतलब है, डिक्रीज़ किया है। तो बस ये चीज़ है। तो चेंज इन करंट एसेट अब हम फाइंड करते हैं। तो चेंज इन करंट एसेट क्या है, आपकी रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 3000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2000। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ किया रिसीवेबल, डिक्रीज़ किया, तो डिक्रीज़ किया डेफिनेटली, क्योंकि आपके पीरियड के स्टार्ट में 3000 था, पीरियड के आखिर में क्या है आपके पास 1000 लेस है। तो इसका मतलब है कि 1000 आपके पास कम है रिसीवेबल, इसका मतलब है कि आपका रिसीवेबल क्या किया, डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं -1000। ठीक है, डिक्रीज़ किया रिसीवेबल इसलिए। फिर इन्वेंट्री को भी देखते हैं, इन्वेंट्री भी करंट एसेट है।
तो इन्वेंट्री आपकी 4400 और फिर क्लोजिंग बैलेंस है 4800, जिसका मतलब है कि वो इंक्रीज़ किया बाय कितना, $400, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 400। ठीक है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो ओवरऑल क्या कितना चेंज आया उनमें, -600 से डिक्रीज़ किए करंट एसेट। ठीक है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन डायरेक्ट करने में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर उसके लिए आप जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, मतलब है कि बिफोर आप देख लो और फिर आफ्टर देख लो। मतलब है कि पुराने आपके पास ओपनिंग कितने थे और क्लोजिंग कितने थे। तो ओपनिंग आपके पास थे 3000 प्लस 4400 करंट एसेट, ठीक है। और फिर क्लोजिंग कितने, क्लोजिंग है आपके पास 2000 प्लस 4800, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं सॉरी आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करनी है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मतलब पीरियड के स्टार्ट में 7400 पड़े थे और पीरियड के आखिर में 6800 है, इसका मतलब कि डिक्रीज़ किए हैं ना। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह से चेंज निकालना तो आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो, तो -600, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसी तरह चेंज इन करंट लाइबिलिटी, अब वो फाइंड कर लेते हैं। तो आपका पेबल सिर्फ एक ही लाइबिलिटी आपको गिवन है, तो हम इसका भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग हम कर लेंगे डायरेक्ट, 3400 माइनस 2200, ठीक है। तो 1200 से आपकी इंक्रीज़ की है। तो पीरियड के स्टार्ट में 2200 थे, पीरियड के आखिर में 3400 हैं, तो डेफिनेटली हमें नज़र भी आ रहा है कि 1200 से इंक्रीज़ किए हैं पेबल्स, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो अब जो है, अब हम निकालते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन करंट एसेट माइनस चेंज इन करंट लाइबिलिटी। ये आ गया हमारे पास आंसर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। -600 प्लस 1200, ठीक है, क्योंकि चेंज इन करंट लाइबिलिटी आपका डिग्री आपका लेस हो रहा है ना, इसलिए। तो -600 माइनस 1200, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आंसर अगर करंट लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज़ कर रही होती तो वो प्लस हो जाता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ रहा है -1800, इसका क्या मतलब है, डिक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया। डेफिनेटली अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि डिक्रीज़ किया है, ठीक है। तो डिक्रीज़ को हमने ऐड कर लेना है, तो मतलब 1800 ऐड हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो वो हमारा आ रहा है $15,550। फिर अब हमने क्या करना है, अदर नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखने हैं। तो अदर नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो अब ये काफ़ी सारे गिवन है, जैसे कि सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, ठीक है। तो ये बताएं इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। बल्कि सबसे पहले परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, तो ये आपके पास परचेज है, इसलिए क्या है, आउटफ्लो है कैश का, तो उसका मतलब है -8000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, तो ये अब इनफ्लो है, तो इसका क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे 4000। और फिर लोन की रिपेमेंट, ये आपका कैश आउटफ्लो है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा 5000। और फिर इंटरेस्ट पेड का मैंने कहा इसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास कैश आउटफ्लो भी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ऑलरेडी डिडक्ट हो गया था एस एक्सपेंस। फिर इसके अलावा और कोई चीज़ है, नहीं, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। हाँ, अदर नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, मतलब है कि 9000 नेगेटिव फिगर थी, इसलिए हम जो है सम कर लिया हमने, ठीक है। तो 15,550 माइनस 9000 इक्वल्स टू 6500 फॉर $50। तो ये क्या है, नेट कैश फ्लो है। प्रॉफिट आपका कितना था, $11,750 था। नेट कैश फ्लो आपका कितना है, 6550 है। तो आपका इतना डिफरेंस, मतलब है कि आपके पास सबसे ज़्यादा भी डिफरेंस होता है, अक्सर कम डिफरेंस होता है काफ़ी। तो लेकिन बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आपका नेट कैश फ्लो या प्रॉफिट आपका इक्वल होता है। तो ऐसे हमेशा आपके पास नेट प्रॉफिट डिफरेंट होता है, लेकिन नेट कैश फ्लो आपका डिफरेंट होता है। तो मतलब है कि आपके पास ये फिगर्स आपकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपके पास ओवर द ईयर्स ये फिगर सेम रह रही होती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप मल्टीपल ईयर्स का कंबाइन करके देखो तो नेट प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो सेम रह रहे होंगे आपके, या ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। तो बस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।